नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। मैं बलवंत सारण आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं, मज़ा आएगा। आपका जो WCS कह सकते हो आप, शॉर्ट फॉर्म आपने ही बनाई है, आपकी देन है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, उसके अंदर आपका टॉपिक दिया हुआ है। एनर्जी हमने कंप्लीट कर लिया था, मास वेट भी हमने कंप्लीट कर लिया, और पावर भी कंप्लीट हो गया, वर्क भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे हीट, सबसे बड़ा चैप्टर है WCS का, जिसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आए हैं। पिछली बार भी आपने देखा होगा, पूछे गए थे, ठीक है ना। यानी 25 से 30 क्वेश्चन थे, उसके अंदर ही 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3-4 क्वेश्चन रहने की संभावना है। पूरे से आसान है, समझ लिया तो, नहीं समझा तो कुछ भी नहीं है, फिर तो गलत होने के चांसेस बचेंगे। 1-2 फार्मूले हैं जो याद कर लोगे, उसके बाद वारे न्यारे हो जाएंगे, ठीक है। मेहनत करना आपका फर्ज है, अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो दोष किसी को देने का भी आपको हक नहीं है, ठीक है। अब इतनी मेहनत में अगर कोई सरकारी जॉब मिल जाए तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। अभी थोड़ी सी मेहनत करके अगर गवर्नमेंट जॉब आपको मिलती है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। फिर कई बार क्या होता है जी, मैं इस कारण से नहीं लग पाई, तो वो कारण आप ढूंढना कोशिश कर दो ना, भी मैं क्यों नहीं लग पाया। तो मतलब दूसरों को जब भी हम दोष देना स्टार्ट कर देते हैं, दूसरों के बारे में बोलना स्टार्ट कर देते हैं, भी मैं उसके कारण नहीं लग पाया, मेरा ये काम था, मेरे को जुकाम था, मेरे को खांसी थी, मेरे को टाइम नहीं लग पाया, तो ये बहाने हैं और कुछ नहीं है। जिसने बहाने बनाने सीख लिए ना, उसके बाद सफलता मुश्किल हो जाती है उसके लिए। तो बहाने हैं, क्योंकि नौकरी आपको लगना है, दूसरे को नहीं लगना है। मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। अगर नौकरी लगना है तो उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जितना आपको बढ़िया से बढ़िया नौकरी चाहिए। ये नहीं है घर बैठे अगर नौकरी मिलती तो आपका नंबर नहीं आता, क्योंकि आपसे भी खतरनाक घर बैठने वाले हैं जो बिल्कुल सारा दिन घर बैठे रहते हैं, पबजी भी खेल के सारा दिन एक कोने में पड़े पड़े वहीं बिता देते हैं। तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। मतलब बनता है तो मेहनत का, जितनी मेहनत करोगे उतना ही बढ़िया सफल होगे, ठीक है। कुछ चीज़ें आसान है, सारी चीज़ें अगर आसान होती हो फिर भी आपका नंबर नहीं आता, क्योंकि समझने वाले बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। चीज़ें सारी मुश्किल भी नहीं है, सारी आसान भी नहीं है, लेकिन आप उसको कंबाइन करके भी किस प्रकार से आसान मुश्किल को आसान बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आपको जॉब लगना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा ज़्यादा रिवीजन करें, नोट्स अपने जो हैं उनको रिवाइज करते रहें। एक बार में कुछ नहीं होता, बार बार रिवीजन करें, ठीक है ना। बार बार अगर वीडियो आपने पूरी देख ली है पीछे वाली, तो दोबारा स्टार्ट कर दीजिएगा। एक दिन में 2-2 दिन वीडियो देखना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि पहली बार में आपका जो जितना क्लियर हुआ था उससे आगे फालतू का क्लियर होता जाएगा, क्योंकि उसके बाद आपकी आगे की चीज़ें भी क्लियर हो गई, उनसे आप लिंक कर पाओगे वीडियो को, ठीक है। या आप नोट्स पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है। सेल्फ स्टडी तो सबसे बेस्ट है, ये अगर कर पाओ तो आप, ठीक है। तो बात है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बैटरी इनरोल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है बहुत धुआंधार बढ़िया तरीके से। बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि मर्जी आपकी है। नौकरी आपको चाहिए तो कर लेना, अगर नहीं चाहिए तो रहने देना। कहीं से प्रैक्टिस करो, कोई मैटर नहीं करता, प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। तरीका अगर अपने को अपना वाला पसंद आता है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैटरी इनरोल का लिंक दिया हुआ है, बाकी ग्रुप वगैरह में भेजा हुआ है, आप जाके वहाँ पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर चलेगा अपना थ्योरी वाला पार्ट, जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। WCS के अंदर आज हम बहुत ही प्यारा चैप्टर आपका हीट, ठीक है ना, जिसको आप उष्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है, या थर्मोडायनेमिक्स बोल देते हैं, उष्मा गति की। हीट यानी उष्मा, हीट एंड टेम्परेचर, पूरा चैप्टर दिया हुआ है। अच्छा है, बढ़िया लेक्चर रहेंगे, क्योंकि चैप्टर जो है उसका एक एक हर चीज़ अलग अलग से दी हुई है। अभी ये भी करना है, ये भी करना है, ये करना है, तो आपको परेशानी किस चीज़ की है, ठीक है। कुछ मैथ का पार्ट है वो कर लीजिए भाई, LCM HCF कहीं से भी कर लीजिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता इतना भी सारा कुछ इलेक्ट्रिकल का करवा के भी मैं मैथ करवाऊँ, ठीक है ना। मैथ मुझे आता भी नहीं है, तो आप ट्राई कर लीजिए कहीं से भी, ठीक है। जो टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे आपका क्षेत्रफल है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। क्षेत्रफल कर लीजिए, आयतन वाला चैप्टर कर लीजिए, LCM HCF वाला कर लीजिए, परसेंटेज वाला कर लीजिए, फ्रैक्शन वाला कर लीजिए, भिन्न वगैरह जो है उससे भी, ठीक है ना। नंबर सिस्टम का कुछ पार्ट है, तो वो चीज़ें जो दी हुई है कम से कम वो तो पहले कंप्लीट कर लो, ताकि आपका सिलेक्शन के आप नज़दीक जा पाओ। मैथ की कम से कम 7-8-10 क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि वर्कशॉप कैलकुलेशन के अंदर जितने चैप्टर दिए हुए हैं उनसे और 2-4 क्वेश्चन आपके 30 नंबर में से आने की संभावना है। तो 8-7-8 क्वेश्चन आराम
से आएंगे आपके, फिर पछताना नहीं है, कह देंगे मैं तो हमने ढीला छोड़ दिया था। ठीक है ना, 10 नंबर कम से कम आपके कितने रहेंगे, कंप्यूटर के रहेंगे, वो भी आप कंप्लीट करें। 20 नंबर का आपका मिक्स मसाला है वो भी कंप्लीट करें, तब जाके सिलेक्शन होगा। ऐसा अकेले कोई भी चीज़ पे डिपेंड न हो। ठीक है, तो आपसे आग्रह है, अनुमति है, आपको कहीं से भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ समझ में आए वहाँ पढ़िए। उष्मा क्या होती है, तो उष्मा एक ऊर्जा है, याद रखना उष्मा क्या है, एक ऊर्जा है। बहुत आराम से करेंगे, टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है, एक ऊर्जा है। ठीक है, यानी उष्मा एक ऊर्जा है जी, हाँ जी ऊर्जा है। उष्मा क्या है, ऊर्जा है। वो ऊर्जा जो अणुओं या कण, मॉलिक्यूल या पार्टिकल के कंपन या मोशन, कंपन या गति से पैदा होती है, गति से पैदा होती है। यानी क्या है, हीट कुछ नहीं है, हीट एक एनर्जी का ही फॉर्म है। यानी एनर्जी जिस प्रकार आपकी यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, उसी प्रकार का एक ऊर्जा है हीट। यानी हीट यानी उष्मा। उष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, और जो क्या होती है, किसी भी पदार्थ के कंपन, पदार्थ के कंपन के। ठीक है ना, यहाँ पे दोबारा लिख देता हूं मैं। यानी कोई पदार्थ के अणु है, पदार्थ किससे बना हुआ है, किससे बना हुआ है, पदार्थ के अणु। अणु जब कंपन करते हैं, अणु जब क्या करते हैं, कंपन करते हैं। कंपन करेंगे तो इसका मतलब कंपन क्या है, गति का ही रूप है, यानी वाइब्रेट करते हैं, तो उससे क्या पैदा होती है, एक उष्मा पैदा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, उष्मा ऊर्जा कहते हैं। समझ में आ गई बात। ठीक है ना, यानी जब भी आप देखते हो कोई चीज को हिलाओ आप, ठीक है ना, कोई चीज, जैसे आपने क्या किया, हाथ हिलाया, के ऐसे ऐसे करते हैं ना सर्दी में, तो इसका मतलब क्या है, हमने क्या किया, हमारे हाथ के अंदर जो अणु थे या मॉलिक्यूल थे, जो किससे बने, एटम से, यानी उनके बीच में आपने क्या किया, उनको गति कर दी। यहाँ पर क्या दी उसने, वाइब्रेशन दिया। जैसे ही वाइब्रेशन होगा, यानी ऐसे ऐसे कुछ 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 ऐसे, जैसे ही वाइब्रेट करेगा, मान लो ये पदार्थ है, ठीक है, ध्यान से समझ लो, इसके अंदर क्या होंगे, अणु होंगे। बोलो जी हाँ जी, होंगे 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 होंगे। यानी ये क्या है, पदार्थ है, ये क्या है, पदार्थ है। ठीक है, ध्यान से समझ लो। ठीक है, और ये क्या होंगे, किसी भी कोई भी पदार्थ किससे बना होगा, अणु से बना होगा। और अणु के ये ऐसा तो थोड़ी बाहर निकल के चले जाएंगे भी, पड़ोसी के घर में जाके घुस जाएंगे जी अणु निकल गया, ऐसा नहीं। यानी पदार्थ की एक सीमा है, बाहर उसका एक सरफेस टेंशन है, उसके बीच में क्या करेंगे, उसके बीच में कभी इधर जाएंगे। मान लो ये अणु है, ये क्या कर रहा है, जितना ज्यादा तेज, जितना ज्यादा तेज, जितना ज्यादा तेज, यानी जितना ज्यादा रगड़ोगे उतना ज्यादा गर्म होता है। ठीक है ना, तो उष्मा क्या है, यानी कंपन से, पदार्थ के कंपन से पैदा हुई है क्या है, उष्मा क्या है, ऊर्जा है। ठीक है ना, जब भी आप देखोगे तो उष्मा क्या है, ऊर्जा है, लेकिन वो किससे पैदा होती है, कंपन से पैदा होती है। किससे पैदा होती है, कंपन से पैदा होती है। ठीक है, तो अणु कंपन करेंगे, बोलो जी अच्छा जी। ठीक है, अणु जैसे ही कंपन करेंगे या गति में आएंगे, तो उसमें क्या होगी, एक ऊर्जा पैदा होगी, जिसको हम क्या कहेंगे, उसमें एक ऊर्जा पैदा होगी, उससे हमें क्या कहते हैं, उष्मा। इससे अच्छा और क्या समझा पाऊंगा भाई यार। ठीक है, तो उष्मा, हीट एक एनर्जी है। ठीक है, जो किस में होती है, हीट है, कंपन के कारण होती है, गति के कारण होती है। बोले अच्छा जी, बात तो होगी कंप्लीट। तो उष्मा एक ऊर्जा है, तो ऊर्जा की इकाई क्या है, आपको पता ही है, इकाई क्या है, बहुत कुछ क्लियर करना है वहां से तो। ठीक है, इकाई क्या है, तो इकाई इसकी सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा, जूल है। क्या है, जूल है, क्योंकि ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल होती है। ठीक है ना, उसके बाद इसकी इकाई क्या है, तो एक इकाई इसकी अर्ग भी है, जूल अर्ग। यानी ये कौन सी इकाई है, सीजीएस मात्रक है। ये कौन सा मात्रक है, एसआई मात्रक है। ठीक है ना, एक इसकी इकाई क्या होती है, कैलोरी भी होती है। क्या होती है रे, कैलोरी भी होती है। ठीक है ना, कैलोरी, कैलोरी क्या होती है, इसकी इकाई होती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो कैलोरी भी इसकी इकाई है। बात इकाई की चल रही है, तो आप कह सकते हो जी, आपने तो ऊर्जा की इकाई बताई थी न्यूटन मीटर, क्या बताई थी, न्यूटन मीटर। तो इसको भी हम खंगाल के देखते हैं। अगर यांत्रिक ऊर्जा है मान लो, तो न्यूटन मीटर का मतलब क्या हुआ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में क्या है, मीटर है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ से कुछ करना है क्लियर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी विमा आपसे पूछ ले, आपसे अगर विमा पूछ ले, बोलो जी बता देंगे। बोलो जी एम, एम है क्या, अरे एम है क्या, एम है। ठीक है ना, एक है, ये
एम का मतलब किलोग्राम, मीटर का मतलब लेंथ, ये आपको यूनिट दी गई है। इसका मतलब क्वांटिटी, राशि कौन सी है इसके अंदर, तो मास है, लेंथ है, तो लेंथ का क्या है, स्क्वायर है। सेकंड नीचे है, सेकंड क्या है, नीचे है। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, पावर माइनस में, याद कर लो रे। ठीक है, तो इसकी विमा क्या होगी, टी क्या होगी, T-2 होगी। ठीक है ना, तो ये इसकी विमा होगी। क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई तो ऊर्जा कौन सी है, दोनों ऑप्शन में मिलेंगे कैलोरी। कई बार जूल नहीं देता तो आप कैलोरी के साथ चले जाना। अगर जूल ऑप्शन में है तो सबसे पहले आप किसके जाओगे, उष्मा की इकाई है, तो ऊर्जा कोई भी हो उसकी इकाई क्या होती है, जूल होती है। ऊर्जा होती है उसकी इकाई क्या होती है, जूल होती है। ठीक है ना, और ये भी आपको पता है भी, जूल के बराबर हो जो अर्ग होता है वो कितना होता है, 10⁻⁷ अर्ग के बराबर 1 जूल होता है। क्लियर है, ठीक है। और कैलोरी की जब बात करें तो 1 कैलोरी किसके बराबर होती है, 1 कैलोरी किसके बराबर होती है, तो 4.2 जूल के बराबर होती है। ठीक है ना, और 1 किलो कैलोरी किसके बराबर होती है, तो 4187 जूल के बराबर होती है। अगर आपसे पूछे 1 जूल किसके बराबर होता है, तो आप कहते हो जी 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। ठीक है, कैलोरी के बराबर होता है। क्लियर है, ये बात आप जरूर याद करके जाना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से सबसे ज़्यादा आते हैं और ये ऊर्जा वाला फंडा है जो बार बार आपकी जगह हर जगह पूछा जाने की संभावना रहती है। ठीक है, जूल छोटा मात्रक, अर्ग यानी 1 जूल में कितने अर्ग, 1 जूल में 10⁷ अर्ग। ठीक है ना, और विमा निकालनी है तो हमें किस में जाना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। में न्यूटन है, न्यूटन के अंदर क्या होता है, मीटर के अंदर क्या है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है, जूल या न्यूटन मीटर। जूल किसकी भी इकाई है, उष्मा की इकाई है। अच्छा, कोई भी एनर्जी हो, कोई भी विद्युत ऊर्जा हो, उसको भी हम किस में माप लेंगे, बोलो जी, इसको तो हम वाट सेकंड में मापते हैं, लेकिन उसके अंदर छिपा क्या हुआ है, जूल कहीं ना कहीं तो छिपा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, उष्मा। ठीक है ना, उष्मा की इकाई है, ऊर्जा की इकाई है, कार्य की इकाई है, वो इसकी इकाई है। ठीक है, कैलोरी किसकी इकाई है, कैलोरी उष्मा की भी है। ठीक है ना, और ऊर्जा की भी इकाई क्या है, कैलोरी है। मैंने अलग अलग इकाइयां बताई थी। बोलो जी, ये तो मजा वाली बात हो गई, यानी सेम चीजें रिपीट होती है लेकिन आपको परेशानी ना हो इसलिए हम हर जगह बता ही देते हैं भैया। ये किससे पैदा हुई, बोले कुछ कुछ से पैदा हुई, कुछ 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 कुछ। ठीक है ना, हम बोले जी कमेंट करेंगे, बोले कुछ कुछ क्या होता है जी, है ना, कुछ 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 नहीं होता, बस ये थोड़ा सा तरीका होता है। यानी ये जब यहाँ जाएगा और यहाँ से वापस यहाँ आएगा, कभी ये यहाँ जाएगा, तो इसके बीच में क्या होगा, उष्मा पैदा होगी, उष्मा पैदा होगी। जैसे आपने देखा हो गया, ओवन के अंदर आप समोसा गर्म करते हो, ओवन के अंदर आप ब्रेड गर्म करते हो, ओवन के अंदर आप अलग अलग चीज़ें गर्म करते हो। यानी ओवन आपने देखा भी, कांच का बर्तन लिया आपने, कांच का बर्तन गर्म नहीं हुआ लेकिन अंदर वाला समोसा गर्म हो गया, पेटीज गर्म हो गया। ठीक है, क्यों हुआ बर्गर, क्योंकि ओवन क्या करता है, ओवन बहुत ज़्यादा क्या करता है, तरंग भेजता है उसके अंदर, माइक्रोवेव यानी एक सूक्ष्म तरंगें क्या करता है, जैसे ही सूक्ष्म तरंगें, समोसा क्या नरम है, ठीक है, उसके ऊपर टकराती है, रिफ्लेक्ट होकर उस पर टकराती है, तो इसके अणु समोसे के क्या हो, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। यानी क्या करना शुरू किया, वाइब्रेट। वाइब्रेट जैसे उनके अंदर समोसे में हुई, यानी उसके अंदर कण था, कण के अंदर वो जैसे ही अणुओं के अंदर वाइब्रेट हुई तो उसमें क्या जनरेट हुई, उष्मा, हीट जनरेट हुई। और हीट जनरेट होने के कारण उष्मा क्या है, टेम्परेचर बढ़ा देती है। उष्मा क्या करती है, टेम्परेचर बढ़ा देती है। यानी उसका टेम्परेचर बढ़ा, आपने छुआ, आपको क्या लगा, गर्म, छुआ छुआ तो लगा गर्म। ठीक है ना, तो वही सेम फंडा है, वहां से याद कर सकते हो, कहीं से लिंक कर लो। बोलो जी, उष्मा वह ऊर्जा है जो किसी भी पदार्थ के अणुओं के कंपन से पैदा होती है। ठीक है ना, हिला के देखना आप, पानी को भी आप ऐसे ऐसे गर्म पूरा हिलाना, धीरे धीरे वो भी गर्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे अणु ज़्यादा कंपन करेंगे वो क्या होगा, उतना ही गर्म होता जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इतना तो हो गया जी क्लियर। यहाँ से और लिख लो, उष्मा को मापने के लिए मीटर यूज किया जाता है ना, जो उष्मा को मापने का यंत्र कौन सा है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, कहाँ लिखूँ यार, जगह ही नहीं बचती। ठीक है, याद रखना। बोलो जी, अच्छा चलो ये इसके लिए छोड़ते हैं। कैलोरीमीटर होता है, लिख लेना, अगर नहीं मेरे याद आ गया दोबारा तो मैं आगे लिखा दूंगा। मान लो अगर कंपन ज़्यादा है, वाइब्रेशन क्या है, ज़्यादा है, अणुओं में पदार्थ के कंपन ज़्यादा है, और दो ऑप्शन हो सकते हैं, यानी स्लो वाइब्रेशन है या फास्टर वाइब्रेशन है, दोनों में से कौन सा ज़्यादा हीट जनरेट करेगा। यानी जितने ज़्यादा कंपन उतनी ज़्यादा क्या होगी, उष्मा जनरेट होगी, यानी उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी। यानी कंपन ज़्यादा पदार्थ के अणुओं में तो उष्मा ज़्यादा, और कंपन ज़्यादा तो उष्मा क्या होगी, कम।
उष्मा क्या होगी, कम। ठीक है ना। और उष्मा जितनी ज़्यादा होगी पदार्थ का टेम्परेचर भी क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। टेम्परेचर और उष्मा में फ़र्क है, बताऊंगा। ठीक है ना, आगे चल के बताएंगे आपको। और टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। यानी जिस पदार्थ के अंदर उष्मा कम है उसका टेम्परेचर कम है, और टेम्परेचर कम है उष्मा कम है। उष्मा कम क्यों है, क्योंकि कंपन कम है। कंपन ज़्यादा है, उष्मा भी ज़्यादा है, उष्मा ज़्यादा है तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। क्लियर है बात, बोलो जी ठीक हो गया, ये तो बात बन गई, बात कर देंगे कार्रवाई। तो एक बात और याद रखना, उष्मा हमेशा, टेम्परेचर कुछ नहीं है, उष्मा हमेशा ज्यादा तापमान टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर गति करती है, की ओर स्थानांतरित होती है। क्या होती है रे, स्थानांतरित होती रे। ठीक है ना, पढ़ लो भैया, पढ़ लो रे, पढ़ लो। ठीक है ना, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फायदा आपको ना, सैलरी आपके घर आएगी। उष्मा हमेशा ज्यादा टेम्परेचर है, मान लो एक का 100 डिग्री है, उबल रहा है, उबल रहा है, पूरा पूरा थम धमाके सारा गुड़ 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 ऐसे हो रहा है ना, और एक तरफ 0 डिग्री है। जैसे ही उबलते हुए पानी के पास आप बर्फ रखते हो, बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। क्यों, अरे क्यों, उसका कारण रहा होगा क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, ज़्यादा टेम्परेचर है और बर्फ़ का कम टेम्परेचर। जैसे उसको टच हुआ, उष्मा ने क्या किया, अपना गति तय कर ली। यानी उसकी दिशा कौन सी है, उसकी दिशा कौन सी है, उसकी दिशा कौन सी है, तो ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर बहेगी। यानी जब तक बहेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर समान न हो जाए। ठीक है ना, एक मान लो 10, एक का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, एक का 50 डिग्री सेल्सियस, दोनों को एक साथ छोड़ दो, दोनों का टेम्परेचर जब तक, यानी एक का 50 था और एक का 10 था, यानी कितना कितना होना चाहिए, 60/2, 30 डिग्री जब तक दोनों का टेम्परेचर नहीं होता, उष्मा धे धड़ाधड़ धे धड़ाधड़ धे धड़ाधड़ बहती रहेगी। किधर, ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर। यानी उष्मा की दिशा कौन सी है, उष्मा की बहने की दिशा, उष्मा बहने की दिशा कौन सी है, बोलो जी। अच्छा, तो आपको बताना है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर हाई से टेम्परेचर कम की ओर, टेम्परेचर कम की ओर। ठीक है ना। और उष्मा मापने की इकाई यहाँ लिख लेता हूँ मैं, कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या है, कैलोरीमीटर से हम क्या मापते हैं रे, कैलोरीमीटर से हम मापते हैं उष्मा। ठीक है ना, थर्मामीटर से हम तापमान मापते हैं। ठीक है ना, थर्मामीटर से हम तापमान मापते हैं, लेकिन उष्मा को मापना है तो हमें कौन से मीटर की आवश्यकता पड़ेगी, कैलोरीमीटर की। कहीं गलत मत कराना। ठीक है ना, ये होता है भी उष्मा ताती है जी, उष्मा गर्म है जी, उष्मा ये है जी, तो गर्म को एक से टेम्परेचर से, वो टेम्परेचर अलग चीज़ है, उष्मा अलग है। उष्मा एक ऊर्जा है और टेम्परेचर एक वो है जो उष्मा की गति तय करता है भी किधर बहेगी। ठीक है ना, यानी एक गुण है, और ये क्या है, ये उष्मा एक ऊर्जा है। समझ में आ रही है ना बात। यानी टेम्परेचर क्या है, वो आपको ये बताता है भी कितना पदार्थ गर्म है, कितना पदार्थ ठंडा है, या वो बताता है, टेम्परेचर ये बताता है भी पदार्थ के अंदर कितनी उष्मा है। लेकिन टेम्परेचर अलग चीज़ होगी ना, रिलेटेड तो है उष्मा से भी, उष्मा जो है उसके कारण क्या है, टेम्परेचर है। लेकिन टेम्परेचर ये बताता है भी इसमें कितनी उष्मा है। ठीक है ना, ये बताता है कितनी उष्मा है। यानी कोई मान लो ये लिखा है, मान लो आपके आगे बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड कह दे भी इधर गंगानगर, गंगानगर की बात कर रहा हूँ, इधर सोनीपत है, इधर रोहतक है, तो यानी वो बोर्ड ये बताता है भी इधर रोहतक है, यानी बोर्ड रोहतक नहीं है। समझे ना बात। यानी इधर हिसार है तो बोर्ड ये बताता है भी इधर हिसार है, या बोर्ड हिसार के अंदर लगा हुआ, हिसार में आपका स्वागत है, मान लो वो कहता है भी हिसार यहाँ है, लेकिन बोर्ड अपने आप में तो हिसार नहीं है ना। ठीक है ना, तो वही सेम सिस्टम है। टेम्परेचर एक ऐसा स्केल है, ऐसा पैमाना है जो क्या बताता है भी कितनी उष्मा है इसमें, वो बताने का काम करता है। कितना ठंडा है कोई पदार्थ, कितना गर्म है, उष्मा किस दिशा में बहेगी, उष्मा कितनी है, ये चीज़ें बताने का काम करता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हीट दोनों अलग अलग है, हीट एक ऊर्जा है, टेम्परेचर कोई ऊर्जा नहीं है। ठीक है ना, उष्मा को मापने के लिए कैलोरीमीटर की आवश्यकता पड़ती है, और टेम्परेचर को मापने के लिए हमें थर्मामीटर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, तो अलग अलग चीज़ है, तो कन्फ्यूज ना हो।
यानी ज्यादा कंपन कोई वस्तु करती है तो उसमें ज्यादा उष्मा है, कंपन कोई वस्तु के अंदर कण कम करते हैं तो कम है, जूल में मापी जाती है। अगर हमें कार्य करना है तो वो हम पढ़ेंगे भी किस प्रकार का कार्य है। अगर 4.2 जूल, ठीक है ना, हमें एक जो क्या करना है, वर्क करना है, कोई मान लो काम करना है, ठीक है ना, तो काम करने के लिए हमें कितने जूल, काम करने के लिए कितने कैलोरी चाहिए, इस प्रकार की हम तुलना करेंगे। और कितनी उष्मा चाहिए हमें, और उष्मा क्या होती है, उसके फार्मूले क्या होते हैं। 1 मिनट का समय दो, जिनको जल्दी रहती है स्क्रीनशॉट लेने की मार लो भैया, ठीक है। हम एक कमेंट आया था, सर जी आप इधर उधर स्क्रीनशॉट के लिए नहीं जाते, आप चाय के लिए जाते हैं। भाई चाय ये रही, चाय मैं आपके सामने पी लूंगा, ये कोई गलत चीज़ थोड़ी ना है जो आपको मतलब, ठीक है। और मेरी जगह आप होते ना रियल में, ठीक है ना, सिस्टम मिल जाता भाई आपका, पूछो मत, बुरा हाल है कसम से। इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ जितना आपको लेके सीरियस हो गया हूँ। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने हैं, मेन मुद्दा यही है, ठीक है ना। अब की बार हरियाणा में हर हर बिजली बोर्ड के अंदर अपना स्टूडेंट होना चाहिए। कभी भी जिक्र करे भाई कहाँ से पढ़े तो एक बार नाम याद रख लेना भाई भी वहाँ से पढ़े थे, ठीक है। बस इतना ही मुद्दा है अपना, बाकी कोई खास मुद्दा नहीं है, ठीक है। कभी आए तो चाय पिला देना यार। और ठंडा नहीं पी सकते भाई, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते। जूस वाले को भी पी कहते हैं ना भाई जूस देना भाई, तो बोला रुक जा भाई मुझको बर्फ निकाल दे पहले, क्योंकि पता है अगर गला बैठ गया ना तो कईयों का पट्टा ही बैठ जाएगा भाई, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो विश्वास करके लगे हुए हैं, दिन रात करके लगे हुए हैं, तो उनके लिए करना पड़ता है, सारे तो सीरियस नहीं होते। कॉफी पछाड़ो में यार, ठीक है। ठीक है लिख लो चलो, आपका टाइम खराब ना हो। यानी उष्मा स्थानांतरित किधर होती है, तो उष्मा होती है, मेन जो चीज़ है ना उस पर जोर देना चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर किधर होती है, कम टेम्परेचर की ओर, मेन बात तो ये हो गई, ठीक है ना। तो जब तक स्थानांतरित होती है, लिख लेना, जब तक स्थानांतरित होती है यानी ट्रांसफर होती है, स्थानांतरित होती है, ज, जब तक स्थानांतरित होती है, जब तक दोनों का, दोनों वस्तु कह दो या ऑब्जेक्ट कह दो, वस्तु का तापमान बराबर न हो जाए, तापमान बराबर न हो जाए, ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार का ही, बराबर है न हो जाए, ठीक है ना, यानी ज़्यादा तापमान से कम तापमान। कह रहा था चाय बहुत जल्दी पीते हो सर, तो चाय यार जल्दी कहाँ, ठंडी हो जाती है इधर पड़ी पड़ी, मैं चाय लाता था, मैं कुछ पढ़ा रहा होता हूँ, चाय यहाँ पे रख दी मान लो, ठीक है, तो वो ठंडी हो जाती है, फिर समझाने के बाद बीच में क्या छोड़ूंगा कंसेप्ट, बस इतना ही फंडा रहता है, ठीक है। और उष्मा को मापने का यंत्र वहाँ नहीं समझ में आया, मापने का यंत्र क्या होता है, मापने का यंत्र जो होता है उसको यानी इंस्ट्रूमेंट जो है उसको हम कैलोरीमीटर कहते हैं, तो याद रख लेना कैलोरीमीटर। छोटे छोटे क्वेश्चन आपकी वाट लगा देते हैं कई बार, कैलोरीमीटर, ठीक है। इसकी इकाई क्या है, कैलोरी। अगर आपको कार्य करवाना है उष्मा से, क्या करवाना है, कार्य, तो आपको बता दूं इसका फार्मूला क्या होगा, क्यू। तो उष्मा को हम किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं, याद रखना, ठीक है ना। यानी वर्क यानी कार्य करवाना है आपको, तो जे गुणा क्या लिखेंगे, हीट, उष्मा, ठीक है ना। उष्मा क्या होती है, तो जे क्या है जी, ये एक हीट कांस्टेंट है, क्या है जी, हीट कांस्टेंट है, यानी हीट एक नियंत्रक है, ठीक है। और जिसकी वैल्यू होती है 4.2, जिसकी वैल्यू क्या होती है 4.2, ठीक है, क्लियर है। और इसकी मात्रक देखें तो वर्क वर्क बढ़ जाएगा, तो 4.2 होती है। यानी जब भी आपको कोई कह दे भी
4.2 जूल कार्य करवाने के लिए 4.2 जूल कार्य करवाने के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? ठीक है, जूल कार्य के लिए अगर आपको हीट से काम करवाना है, ठीक है, तो कितने कैलोरी की होगी? यानी हीट की क्या है? कैलोरी इकाई, ठीक है ना। हीट क्या है? मान लो यहाँ कैलोरी लिख दिया आपने, और जूल क्या है? 4.2। तो आप लिखोगे 4.2 जूल के लिए हमें कितने कैलोरी की आवश्यकता होगी? 4.2 कैलोरी या 4.2 जूल। हीट की इकाई क्या है? जूल। चलो इसको इस तरह देखो, हीट की इकाई क्या है? ठीक है, तो हीट की इकाई भी क्या है? जूल है। ठीक है, और आप कहोगे जी आपने लिखा भी उष्मा, तो उसकी इकाई क्या है? जूल है। और यहां पर आपने लिखा जी वर्क बराबर जे, जे का मतलब जूल समझो आप, ठीक है ना, कांस्टेंट है यहाँ पर ये। तो इसकी इकाई भी क्या है? जूल है। इसकी इकाई क्या है? जूल है। और इसकी इकाई भी क्या है? जूल है। ठीक है ना। तो आपको 1 जूल कार्य करवाना है, तो इसका मात्रक क्या है? 4.2 जूल। ठीक है, तो जूल 4.2 जूल किसके बराबर होता है? याद हो तो 4.2 जूल किसके बराबर होता है? कैलोरी के। तो कई बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा फंसा के पूछ लेता है भी। 4.2 जूल के लिए अगर हमें 4.2 जूल कार्य करवाना है, ठीक है, कितने कैलोरी की आवश्यकता होगी? तो बात तो वही है ना, सेम ही तो पूछिए कि कार्य और जूल की इकाई तो क्या बराबर है, यानी 1 कैलोरी की आवश्यकता होगी। कितने की आवश्यकता होगी? 1 कैलोरी। यानी इसका मतलब क्या हुआ? अभी 1 कैलोरी अगर खर्च होती है तो कार्य कितना होता है रे? 4.2 जूल कार्य होता है। अगर ऊर्जा क्या हो? 1 कैलोरी। सेम है यार। यानी उष्मा क्या है? ऊर्जा है। और उष्मा जब खपत होगी, यानी उष्मा जब भी खपत होगी तो क्या होगा? कार्य होगा। कार्य जब खपत होता है तो आपको पता ही है, कार्य होता है तो क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा वही है, ऊर्जा जितनी खपत होगी उतना ही क्या होगा? कार्य होगा। सेम ही तो फंडा है। यानी मैं कह दूं 4.2 जूल कार्य करना है तो हमें 4.2 जूल एनर्जी की आवश्यकता होगी। मैं कह दूं 4.2 जूल कार्य करना है और आपको मैं कह दूं कितने कैलोरी की आवश्यकता होगी, तो आपको पता है 4.2 जूल को ही तो हम क्या कहते हैं? 1 कैलोरी कहते हैं। तो 4.2 जूल कार्य करना है तो हमें 1 कैलोरी की आवश्यकता होगी, ये कह दो, या हम कहते हैं 4.2 जूल की आवश्यकता होगी। तो सीधा क्वेश्चन आ जाता है भी हमें 4.2 जूल कार्य करवाने के लिए कितने कैलोरी की आवश्यकता होगी? तो उसमें ऊर्जा है और कार्य क्या है? कार्य की इकाई ऊर्जा की इकाई समान होती है। तो 1 कैलोरी अगर ऊर्जा खपत होती है तो कितना कार्य होता है? 4.2 जूल। यानी कहना क्या चाहता है? ये कहना वही चाहता है भी 4.2 जूल उष्मा जब खपत होगी तभी तो 4.2 जूल होगा ना। और 1 कैलोरी बराबर क्या होता है? 4.2 जूल होता है। हो जाएगा। तो ये वर्क का फार्मूला हो गया। कार्य के लिए कितनी चाहिए? 1 कैलोरी। कितनी चाहिए? 1 कैलोरी। पूरा कर देता हूँ कहीं आप कंफ्यूज ना हो, बस अपने बच्चे हैं ना, कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। तो इसका ये फंडा है, ठीक है ना। हो जाएगा क्लियर? बोले जी हो तो जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ये लो। तो एक इकाई तो इसकी क्या है? जूल है। एक तो इकाई क्या है? जूल है। ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। एक इकाई क्या है? कैलोरी है। कैलोरी है। ठीक है। तो आपको बताया गया जैसे भी 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.2 जूल होते हैं। कितने होते हैं? 4.2 जूल होते हैं। या थोड़ा सा और अच्छा पूछ ले तो 1.17 जूल होते हैं। बात वही है। इसको क्योंकि 8 से ज़्यादा है तो इसको 2 लिख के आप पेंडा छुटा लेते हैं भैया ना। 1 कैलोरी, 1 किलो कैलोरी में कितने जूल होते हैं? किलो कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो 1 किलो कैलोरी के अंदर, ठीक है ना, 8187 जूल होते हैं। वो यहीं से आया देखो। 1 किलो का मतलब 1000 से इधर, 1000 से इधर। ठीक है। एक यूनिट होती है BTHU। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश, इंग्लिश की तरफ देख के लिख लेना भाई, ब्रिटिश। ब्रिटिश की स्पेलिंग नहीं आएगी मेरे को। ब्रिटिश थर्मल
हाँ तंग है भैया, इंग्लिश में बहुत ही तंग है यार। ठीक है ना, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश का मतलब ब्रिटेन वालों ने दी होगी। ठीक है ना, थर्मल यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट, यूनिट, ठीक है, स्टार लगा लो चाहे भाई। और इसके ये पूछा जाता है भी कितने कैलोरी के बराबर होता है, तो 252 कैलोरी के बराबर होता है। कितने कैलोरी के बराबर होता है, 252 कैलोरी। अगर कैलोरी ना पूछ के वो आपको कह दे कितने जूल के बराबर होता है, तो 1055 जूल के बराबर होता है ये। ठीक है, दोनों याद करना स्टार लगा के। ठीक है ना, पहले बात तो एक क्या याद करना है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट किसकी इकाई है, बहुत बड़ी इकाई है, जो किसके बराबर होती है, जो किसको मापती है, जो यूनिट है। जिस प्रकार कैलोरी यूनिट है उसी प्रकार टेम्परेचर उष्मा को मापने के लिए एक और इकाई यूज की जाती है, जिसको हम कहते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट, यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट किसके बराबर होती है। ठीक है ना, चलो इसको थोड़ा सा अच्छा लिख देता हूं मैं। एक बी टी यू लिख दे या बी टी एच यू लिख दे, तो इसका मतलब एक बी और एक बी टी यू। ठीक है ना, 1055 ये निकाल लो आप। 252 को गुणा में 4.2 से जब गुणा करोगे तो ये लगभग 1055 के बराबर आएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जूल को आपको बदलना आ गया होगा, आज तक नहीं आया तो कब आएगा बताओ। तो ये होता है। ठीक है, हो जाएगा ना। ये तो हो गया बेसिक आपका उष्मा का। उष्मा का क्या हो गया, बेसिक फंडा क्लियर। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो क्योंकि आपके लिए तो नई चीज़ें हैं। जिन्होंने फिजिक्स पढ़ रखी है, फिजिक्स से प्यार करते हैं और जेई वाले हैं वो तो इसको रगड़ देंगे भाई, और बीटेक वाले भी रगड़ देंगे, लेकिन आईटीआई वालों का हो जाता है प्रॉब्लम। ठीक है ना, जिस प्रकार, ठीक है, उनका हैंगओवर हो जाता है भाई। तो ठीक है, कुछ नहीं है, उसमें ऊर्जा है। ठीक है ना, बेसिक चीजें हैं बिल्कुल। कैलोरी में मापते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बाकी चीजें कंपन से पैदा होती है। बोले ठीक है जी, ये है जी उष्मा है, टेम्परेचर ज़्यादा से कम की ओर स्थानांतरित होती है, वही चीज़ें हैं, वही बातें हैं, वही है। ठीक है ना, हो जाएगा। एक उष्मा की एक और लिखना चाहो आप, तो क्यू बराबर क्या होता है, एम सी डेल्टा टी। ये भी फार्मूला होता है जो आगे करेंगे आप। ठीक है, उष्मा को सेंसिबल हीट क्या है, लेटेंट हीट क्या है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या है, ठीक है ना, वाष्पन वेपोराइजेशन लेटेंट हीट क्या है। तो इस प्रकार का हम आगे कुछ पढ़ेंगे, उसकी यूनिट क्या है, कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी क्या है, हीट किस प्रकार उसका चालन होता है, कंडेंसेशन क्या है, सिम्बलिमेशन क्या है, एब्लिमेशन क्या है, कंपोजिशन क्या है। ठीक है ना, और आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, मेल्टिंग क्या है, फ्रीजिंग क्या है, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। वेपोराइजेशन क्या है, ठीक है, कंडेंसेशन क्या है, तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर करेंगे भी आपको मज़ा आ जाएगा। ये इंग्लिश के शब्द है, हिंदी में इसको कहीं संघनन कहेंगे, कहीं वाष्पीकरण कहेंगे, सारी कुछ हम क्लियर कर लेंगे। इंग्लिश में अपना हाथ तंग है। ठीक है, और जितने भी हैं मेरे प्यारे प्यारे हैं, बच्चे हैं, ठीक है ना, बच्चे तो क्या हैं, मेरे से भी बड़े हैं। प्रैक्टिस, ठीक है, हम तो आप ही बच्चे हैं भैया, प्रैक्टिस जरूर करना भाई। एमसीक्यू लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको क्लियर करवाएगी। थ्योरी पढ़ो जितनी हो सके भाई। ठीक है ना, थ्योरी का पूरा रिवीजन करो, थ्योरी का क्या करो, पूरा का पूरा रिवीजन मारो, और हो सके तो मैं कहता हूँ 4 से 5 बार इसको कम से कम रगड़ दो, अगर आपके पास टाइम है, उसके हिसाब ही होगा टाइम है तो, लेकिन कोशिश करो भी इसको कम से कम 4 से 5 रिवीजन हो जाए, 4 से 5 बार। क्लियर है। एमसीक्यू जो है उनको भी ज़्यादा पढ़ो, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहला ये पढ़ो, उसके बाद 2 नंबर पे ये पढ़ना, जैसे ये पूरे हो जाते हैं उसके बाद ये पढ़ना। ठीक है ना, और ज़्यादा हो सके तो चैप्टर वाइज अगर कोशिश करो चैप्टर वाइज पढ़ने की। ठीक है ना, और सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, किसी के अंदर दम नहीं है, आपने इतना कर लिया भी, आपने थ्योरी पढ़ ली मान लो, ठीक है ना, थ्योरी आपने 4 से 5 बार पढ़ ली, बोलो जी बहुत बढ़िया बात है ये तो, प्लस आपने प्रैक्टिस कर ली। ठीक है ना, प्लस में आपने क्या कर ली, प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर ली आपने, प्रैक्टिस के अंदर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिए, मान लो इतना टाइम भी बच गया, उसको हमने क्या किया, बार बार कर लिया। तो थ्योरी और इतना काम होने के बाद मैं कहता हूँ 100% लिखवा के ले जाना, अगर रियल में आप पढ़ते हो तो। ठीक है ना, सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा कोई भी लाइन में इनके अंदर, आपका कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी, गारंटी शुदा बात है ये पूरी फुल। लेकिन
ये नहीं है मैं पढ़ रहा हूँ सर, रिवीजन करना है। डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, टीचर पे कभी डिपेंड नहीं करता। अगर टीचर पे डिपेंड करता तो सारे के सारे टीचर पे डिपेंड करता तो सारे पढ़ रहे होंगे हमसे, ठीक है ना, सभी बच्चे पढ़ रहे होंगे। लेकिन मुद्दा क्या है, जैसे कौन कौन, देखो मैंने देखा है जो सीरियस बच्चे हैं ना वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए भाई, ठीक है, वो कहीं से भी करें, कोई मेरे को ये मुद्दा नहीं है। अपने साथ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो जुड़ चुके हैं, और मैं बताऊं 100% रिजल्ट रहने वाला है उनका, ठीक है। प्रैक्टिस इतनी करवा देंगे, जितने भी बच्चे जुड़े हैं ना 100% रिजल्ट रहने वाला है उनका प्रैक्टिस में। क्योंकि ये भी आपने, ये थोड़ी आपने इसमें कोई कंजूसी की है तो बता देना भाई कमेंट करके। थ्योरी में आपने 1% भी कंजूसी नहीं की, पूरे 2.5-2.5 3-3 घंटे 4-4 घंटे के लेक्चर दिए, आज भी हम थ्योरी पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जब कंजूसी नहीं की तो यहाँ पर हम कितनी कंजूसी करेंगे सोच के देखो। डेमो डाली हुई आपको पता भी है, मेहनत करते हैं भाई, ठीक है ना। एक क्वेश्चन में एक चैप्टर पूरा करवा देते हैं कई बार तो, ठीक है। वो तो टाइम के हिसाब से थोड़ा सा खींच दिया, नहीं तो 1 2 5 10 क्वेश्चन में भी एक चैप्टर चेप देते हैं आप, ठीक है ना। कब फंसोगे, कभी यहाँ नहीं कर लो, आओगे आप, फिर आओगे, क्योंकि इस आईएलएम भर्ती के बाद जैसे रेलवे की भर्ती आएगी फिर आप दौड़ के आओगे वहां पर। फिर बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तो छोटा सा चैप्टर है, 8 है। फिजिक्स का एक सबसे छोटा चैप्टर है जो आसानी से समझ में आ जाता है आपको, ठीक है ना। जो चैप्टर दिए बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, मोशन के अंदर लूज मोशन हो जाते हैं, ठीक है। फिजिक्स के अंदर जब रेलवे की पढ़ते हैं ना तो वहां से भी, ठीक है ना, किस प्रकार का है, तीर को ऐसे चलाएंगे, अब तीर उसने तो चला दिया, चुभेगा आपको, ऐसे होके आएगा, ऊंचाई कितनी होगी, सबसे लंबी प्रक्षेप्य चाल क्या होगी, कहाँ तक ऊंचाई पे जाएगा, कितनी स्पीड से जाएगा, क्या जाएगा, कैसे जाएगा, ऐसे वैसे ऐसे वैसे करते रहोगे। तो इसलिए अच्छा है यहीं पढ़ लो, आप अभी पढ़ लो, प्रैक्टिस करने फिर आओगे, फिर साइंस भी पढ़ोगे, इलेक्ट्रिकल की थ्योरी भी पढ़ोगे, क्वेश्चन भी करोगे, मेरे से नहीं तो किसी से तो करोगे ना, तो ये चीज़ें दोबारा ना दोहरानी पड़े। जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी, और जुड़ चुके हैं तो किसी के साथ अगर आप जुड़ चुके हैं, ठीक है, विश्वास कीजिए, हो सकता है वो मेरे से बढ़िया पढ़ाते हो भाई, ठीक है ना। अगर आपको ये लगता है भी वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, क्वेश्चन वो बढ़िया करवाते हैं, लेकिन ठीक है जुड़ जाइए, आपका दिल चाहे जहाँ जुड़ जाइए भाई, ठीक है। अपना मुद्दा है प्रैक्ट, और बैच भी इसीलिए लॉन्च किया है, अभी 100% सिलेक्शन चाहिए, और 100% वाला कहीं से कहीं अपना सिस्टम बना के वहाँ जुड़ गया है, ठीक है ना। वहाँ पर हमें 100% सिलेक्शन चाहिए। यूट्यूब पे तो वीडियो कोई देख सकता है, ठीक है, और देखते भी आप। अब हम जिक्र करेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी तापमान का जिक्र करते हैं, जो आपका हाई ही रहता है हमेशा तापमान, ठीक है ना। और बढ़ भी गया आजकल तो, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया भैया, हालात हमारी, ठीक है ना, पतली हो गई है, इतना गर्मी हो गई यार। और हम तो वहाँ पे सर्च मार के देखो, हम तो वहाँ पे हैं जहाँ पर इंडिया में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सबसे ज़्यादा सर्च मारना भी, सबसे ज़्यादा गर्मी किस शहर में पड़ती है वहीं पे हम हैं। तो सोच के देखो क्या हालात हुई होगी। तापमान क्या है, ठीक है। तो तापमान क्या है, वह गुण, वस्तु या पदार्थ का वह गुण जो उष्मा के स्थानांतरण की दिशा निर्धारित करता है, दिशा निर्धारित करता है, यानी किस डायरेक्शन में बहेगा। अगर आपसे पूछे तो ये बात कहाँ लिखोगे, यहाँ लिख लेना, उष्मा एक अदिश राशि है। कहीं पे आप दिशा दिशा के चक्कर में कह दो सर दिशा बताया था, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ऊर्जा कोई भी हो, सारी की सारी कौन सी है, अदिश राशि है, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी है ये। कहीं पे यहाँ दिशा की भी दिशा में जा रही है तो दिशा का मतलब ये थोड़ी है भी वो ऐसे जाएगी पूरी सीधी जाएगी, कहीं से होके अणु ऐसे ऐसे करके चले जाएगी। दिशा यहाँ पर इस शब्द का मतलब डायरेक्शन, वो डायरेक्शन यानी ज़्यादा हीट से कम टेम्परेचर, यानी ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर दिशा निर्धारित कौन कर रहा है, निर्धारित करता है, ठीक है ना। यानी उष्मा किस दिशा में बहनी है ये तो आपको पता ही है भी, उष्मा किस दिशा में बहनी है तो आपने बताया ही होगा भी, टेम्परेचर हाई से लेकर टेम्परेचर लो की ओर बहती है। तो ये कौन बताता है, टेम्परेचर लो हाई, ये दिशा बताने का काम कौन करेगा, टेम्परेचर लो, मैं हूँ टेम्परेचर लो, वो कहेगा मैं हूँ टेम्परेचर हाई, बोला आया फिर, ठीक है ना, फिर आया। तो यानी हीट क्या होगी, इधर से इधर जाएगी, यानी हीट किधर जाएगी, इधर से इधर जाएगी। तो दिशा कौन निर्धारित कर रहा है, टेम्परेचर कर रहा है। दूसरा आपको ये भी कहा जा सकता है
भी वस्तु का वह गुण, ठीक है ना, वह प्रॉपर्टी या वह गुण, वस्तु का वह गुण जो वस्तु के ठंडे या गर्म होने का एहसास करवाता है, ठंडे या गर्म होने का एहसास करवाता है। उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर गुण है जो ये बताता है, लिख लो आप, ये बताता है, टेम्परेचर ये बताता है उष्मा किसी पदार्थ में कितनी है, पदार्थ में कितनी है, ठीक है। इससे फंडा क्या क्लियर होगा, ठीक है ना। तो आपको यानी जिस पदार्थ में क्या है, उष्मा ज्यादा है, उष्मा क्या है, ज्यादा है, तो उष्मा ज्यादा है तो ये बताएगा। बोलो जी कैसे, बोलो जी इसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हम कह देंगे उष्मा उसमें ज्यादा है, ठीक है ना। अगर वो कह दे उष्मा कम है, उष्मा क्या है, कम है, तो क्या है, टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है, टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। और टेम्परेचर किसके कारण है, तो आप कहोगे जी काइनेटिक एनर्जी के कारण है, तो आप ये भी कह सकते हो, यानी इसका मतलब उसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, कंपन भी ज़्यादा होगा, और जिसमें क्या है तो कंपन क्या होगा, कम होगा, कंपन कम होगा। यानी तो कंपन का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक का मतलब गतिज ऊर्जा, कंपन के कारण क्या हुआ, कंपन कंपन कंपन, यानी स्थानांतरित ऊर्जा नहीं है, उसमें एक गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है। यानी काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये गति के कारण पैदा होने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है। तो ये भी क्या है, अणुओं की गति के कारण है, ठीक है ना। एक तो वस्तु की गति के कारण, एक अणुओं की गति के कारण है। वस्तु की गति के कारण ऊर्जा है, ठीक है ना, नॉर्मल गतिज ऊर्जा, यांत्रिक गतिज ऊर्जा। लेकिन उस अणु की गति के कारण पैदा होने वाली ऊर्जा जो है वो क्या है, उष्मा ऊर्जा है, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो 1/2 काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² है, वेलोसिटी है, बोले जी अच्छा, ठीक है। तो ये भी क्या है, 1/2 mv, यानी आप कहो तो उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी जिसमें ज़्यादा होगी, पूछ लिया गया क्वेश्चन है, और काइनेटिक एनर्जी जिसमें कम होगी। यानी काइनेटिक एनर्जी कम कब होगी, जब कंपन कम होगा। कंपन कब कम होगा, जब गति कम करेंगे, कौन है, अणु, अणु ज़्यादा गति करेंगे तो क्या होगा, उष्मा ज़्यादा होगी, उष्मा ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या है, उसके अंदर वाइब्रेट ज़्यादा है, कंपन है, यानी उसके अंदर गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा है। गतिज ऊर्जा ही यहाँ पर क्या है, उष्मा का काम कर रही है, ठीक है। उष्मा कम है, टेम्परेचर, कंपन कम है, सारा कुछ कम है, क्लियर है। दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। लड्डू खाओ भीम बन जाओ, है, और पढ़ाई है, शेरनी का दूध है, ठीक है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। पेपर के अंदर दाढ़ना है, पेपर के अंदर दाढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। हमारा गला बैठ गया तो भी हम बोल रहे हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। नौकरी लगना है तो पढ़ना पड़ेगा। महीने की सैलरी ऐसे नहीं देगी सरकार, सरकार को चाहिए क्रीम, यानी 50% वाले 40% नीचे वाले बंदे चाहिए ही नहीं, उसको क्रीम चाहिए, क्रीम बढ़िया बढ़िया। छाछ का क्या करेंगे, वो तो मांग के लिए आएंगे पड़ोसी से, तो क्रीम चाहिए, ऊपर वाला मक्खन चाहिए, ठीक है ना। जैसे उन्होंने क्या सीटी में कुछ तो हिला दिया, उसको सिस्टम जैसे ही मतलब दही को हिलाया, मक्खन आ गया, ठीक है। अब मक्खन को भी वो क्या करेंगे, गर्म करेंगे, मक्खन को भी गर्म करेंगे, उसके अंदर कुछ छाछ बच जाती है ना, उसको भी अलग करके वो पूरा प्योर एकदम शुद्ध देसी घी निकालेंगे। यानी उसमें से आप देसी घी बनना चाहते हो, या मक्खन के अंदर जो आपकी थोड़ी छाछ बच जाती है, थोड़ी लस्सी बच जाती है, वो बनना चाहते हो, सीत बच जाती है वो बनना चाहते हो, तो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। क्योंकि तपेगा तब घी बनेगा, और तपने की आप में हिम्मत है तो भाई आ जाइए, ठीक है। करना पड़ेगा सब कुछ, सारा कुछ करना पड़ेगा। बोलो जी ये समझ में नहीं आता ना, तो मैं क्या करूँ भाई, मेरा काम है आसान बनाना, समझना पड़ेगा। यहाँ ना तो कहाँ समझ लो, कहीं समझ लो, हीट चैप्टर है, किसी भी टीचर से समझ लो, ठीक है ना, जरूरी नहीं है यहाँ पढ़ो आप, ठीक है। मैं बस इतना ही है भी, लाइनमैन का जो पेपर है आपका, ऐसे का पेपर है, उसको ध्यान में रखते हुए करवा दूंगा। बाकी हीट तो हीट ही रहेगा, ऊर्जा उसकी कैलोरी या जूल ही रहेगी, हीट है वो हीट ही रहेगा, टेम्परेचर हाई लो होगा वो उसी फार्मूले कंसेप्ट वही रहेगा, ठीक है ना। तो वो आपकी मर्जी है,
आप कहीं से पढ़ लो, मेरा ये मुद्दा नहीं है, अभी मेरे से ही पढ़ो, आप जहाँ से भी पढ़ो अच्छा पढ़ो बस। ठीक है, जहाँ से भी पढ़ो अच्छा पढ़ो, सब टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं। हीट वाला कहीं से पढ़ लो भाई, ठीक है, आपको लगता है भैया वहाँ से पढ़ना चाहिए। तो ये तो हो गया हीट। ठीक है, हो गया क्या? अगर इस प्रकार से ना लिखना चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो, मैं दोबारा लिखा दूँ, 5 मिनट लग जाएंगे, दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, यानी ऊष्मा क्या है? एक भौतिक गुण। टेम्परेचर क्या है? एक भौतिक गुण है। थोड़ा लंबा लिखाते हैं लो। फिजिकल क्वांट प्रॉपर्टी है, गुण है, जो वस्तु के ठंडे व गर्म, ठीक है ना, सेंसेशन करवाती है, यानी ठंडे व गर्म का की संवेदना करवाती है। कोई वस्तु कितनी गर्म है, संवेदना महसूस करवाती है। क्या करवाती है? महसूस करवाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर, भौतिक गुण। टेम्परेचर को मापने की इकाई जो है, चलो, अगर किसी वस्तु के मॉलिक्यूल का मोशन, मॉलिक्यूल यानी पार्टिकल लिख लो, मॉलिक्यूल लिख लो, एक ही बात है, फर्क है, लेकिन अपने को यहाँ फर्क नहीं समझना है। ठीक है, उनका अगर मोशन ज़्यादा है, मोशन यानी गति ज़्यादा है, तो टेम्परेचर भी क्या हो रहा होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है ना। और अगर मोशन किसी का कम है, ठीक है, तो टेम्परेचर भी कम होगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, मापने के लिए, इसको नॉर्मल मापने के लिए क्या किया जाता है? थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? थर्मामीटर। ठीक है, थर्म का मतलब क्या है? जहां मिल जाए। थर्म शब्द जहां मिल जाए उसका मतलब तापमान से रिलेटेड, उष्मा से नहीं, तापमान से रिलेटेड होता है ना थर्मामीटर। या इसको तापमापी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? तापमापी। ठीक है ना। जो डॉक्टर आपके, वो कांच का होता था, पहले पारे का यूज होता था, उसके अंदर पारा जो उष्मा का अच्छा सुचालक है, पारा जैसे ही उष्मा मिलती है तो वो फैलता है, फैल के आपको बताता है भी क्या होता है, कितना टेम्परेचर है। ठीक है ना। तो उसमें किसका यूज होता था? पारे का यूज होता था। लेकिन जो आजकल जो यूज होता है, ठीक है, आजकल किसका यूज होता है? आजकल तो आपका डिजिटल आ गया ना। क्या आ गया? डिजिटल आ गया। ठीक है, तो लिखते जाओ, मजे लेते जाओ भैया। ठीक है, थर्मामीटर या तापमापी तो किसके लिए यूज होता है? तापमान मापने का यंत्र है, नहीं का यंत्र है। ठीक है, और ये अलग अलग होता है। तो आपसे कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, तापमान में अगर मरकरी, मरकरी मतलब पारा, पारा अगर प्रयोग हुआ है तो वो कितने तापमान को मापता है? तो पारा अगर प्रयोग हुआ है तो -30 डिग्री तक माप सकता है। वो कितने? -30 डिग्री से लेकर, सेल्सियस से लेकर, ठीक है ना, और वो मापता है लास्ट आपका 300 डिग्री, 300 डिग्री सेल्सियस तक पारा यूज हुआ है। तो पहली बात तो किसका यूज करते हैं? नॉर्मली साधारणतः हम पारे का यूज करते हैं, थर्मामीटर के। थर्मामीटर जो कांच का होता था, जिसके ऊपर डिग्री सेल्सियस में लिखता था। आजकल वाले डॉक्टर तो डिजिटल लेके आते हैं, टी टी बोल जाता है। पहले क्या करते थे, मतलब जीभ के नीचे हम लगाते थे, कांच का आता था। पारा बहुत ही मरकरी, पारा या मरकरी हम कह सकते हैं, वो बहुत खतरनाक एक पदार्थ है, जिससे फूट जाने पर मृत्यु भी हो सकती है बंदे की। तो इसलिए वो बच्चे के मुंह में नहीं लगाते थे, बच्चा फोड़ इसको, कांच को तोड़ भी सकता है, इसलिए वो यहाँ पे मतलब अंडर आर्म के लगा देते थे। तो इस प्रकार से वो क्या है, माप लेते थे टेम्परेचर बच्चे के। और आप तो जानो जान होते हो, इसलिए आपको जैसा कहा जाता है वैसा कर लेते थे। तो वो, और फिर इसको झड़काया जाता था, ऐसे हिला के क्या करता है, ऐसे किया जाता है। ठीक है ना। तो वो पारा होता था, जो पारा का रंग जो है वो चांदी जैसा है, उष्मा का अच्छा सुचालक होता है इसलिए। तो -30 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री टेम्परेचर तक माप सकता है, -30 से। अच्छा, और इससे नीचे क्यों नहीं माप सकता? क्योंकि ये जो पारा है ना, उसका गलनांक बिंदु है ना, गलनांक बिंदु यानी मेल्टिंग पॉइंट है, वो जम जाता है। गलनांक बिंदु -39 डिग्री सेल्सियस गलनांक बिंदु होता है। ठीक है ना। बोले जी एक चीज़ और बता दो, ठीक है ना, पारे की जगह आप अल्कोहल यूज कर लो। बोले जी अल्कोहल यूज करने के लिए होता है क्या? ठीक है, अल्कोहल तो बोले जी अल्कोहल तो पीने के लिए होता है। इसका यूज हम 115 डिग्री, -115 डिग्री तक माप सकते हैं। ठीक है ना। या ऐसे कह दो, -30 डिग्री से कम,
मापने के लिए हम क्या करें, थर्मामीटर के अंदर किसका प्रयोग, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, अलग अलग गैस तापमापी, द्रव तापमापी, यहाँ पे दोनों द्रव तापमापी है जो आपसे पूछे जाने की संभावना है, बाकी आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। यानी -30 से कम मापना है तो एल्कोहल का यूज कर लो। बोले अच्छा, एल्कोहल को फ्रिज में रख देना, जमेगा नहीं। आप सोचो भी बर्फ जमा लूंगा, जमेगा नहीं। बोले जी क्यों, क्योंकि जमने का जो बिंदु है ना वो क्या है, 115 डिग्री, -115 डिग्री है, याद रखो, 115 डिग्री सेल्सियस, -115 पे जाके अल्कोहल जमता है। यानी इसका गलनांक बिंदु आपसे पूछे तो गलनांक और एक ही बात होती है, ठीक है ना। गलनांक बिंदु हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट है, दोनों क्या होते हैं, मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट सेम ही होते हैं, ठीक है ना। तो -115 पे जमता है, तो इससे नीचे मापना हो तो हम क्या कर लेते हैं, एल्कोहल का यूज कर लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो जी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये तो हो गए आपके थर्मामीटर। तापमापी किसको मापने, टेम्परेचर, कैलोरीमीटर उष्मा को मापने के लिए, थर्मामीटर किसको, तापमान को मापने के लिए। अब क्वेश्चन आपसे बहुत आएंगे। 39 किसका, ज्यादातर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, थर्मामीटर में किसका प्रयोग होता है। तो पारा, पारा किससे, चांदी जैसी है, ठीक है, द्रव होता है ये, क्या होता है, द्रव होता है। उष्मा का अच्छा सुचालक है, उष्मा का क्या है, अच्छा सुचालक है, ठीक है ना। द्रव 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 होता है, ठीक है ना। उष्मा, उष्मा का, धातुएं सारी की सारी उष्मा का अच्छा सुचालक होती है, ठीक है ना। तो ये भी अच्छा सुचालक है, द्रव है, लिक्विड है। मरकरी इसको कहते हैं, Hg इसको लिखते हैं, ठीक है ना। मरकरी कहते हैं, पारा को क्या लिखते हैं, Hg लिखते हैं, ठीक है ना। Hg से मरकरी भी कहते हैं, पारा भी कहते हैं। एल्कोहल को यूज करना है तो -115 डिग्री हो तो 30 डिग्री से नीचे का मापता है। ये 30 डिग्री तक और 300 तक, क्योंकि ये 39 डिग्री माइनस पे जाएगा तो जम जाएगा बेचारा, है ना। तो इसलिए गलनांक बिंदु होता है, ठीक है। मौसम ज्यादा हो, टेम्परेचर, बहुत कुछ है टेम्परेचर के बारे में, तो अभी तक पूरा घंटा चलेगा, 1 घंटे का काम है, ठीक है। ये तो हो गया, बोलो जी हाँ। एक होता है ऑप्टिकल रेडिएशन थर्मामीटर कह दो, या पायरोमीटर, ठीक है। एक होता है पायरोमीटर। पायरो शब्द का जब भी आप, आग, इसका मतलब होता है आग, पायरोमीटर, ठीक है। तो पायरोमीटर भी क्या है, पायरोमीटर, या इसको हम कह देते हैं कई बार ऑप्टिकल रेडिएशन, टोटल रेडिएशन भी कह देते हैं थर्मामीटर, ठीक है, क्लियर है। तो ये पायरोमीटर जो होता है ना, याद रखना, 800 डिग्री सेल्सियस प्लस टेम्परेचर को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी यहां पर आप सीधा लिख सकते हो, उच्च तापमान मापना है, सूर्य का तापमान मापना है तो उच्च तापमान मापना है, मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो आपका आंसर रहेगा, ठीक है, पायरोमीटर। क्या रहेगा, पायरोमीटर, पायरोमीटर 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 पायरोमीटर, पायरो, पायरो का मतलब आग, आग मापनी है। बोलो कितना टेम्परेचर, 800 डिग्री सेल्सियस। बोलो जी ये इतने से कम माप सकता है, आपसे पूछ ले कि 800 से डिग्री से कम किसी का तापमान माप सकता है, नहीं, क्योंकि तापमान के अंदर थोड़ी घुसाना है इसको। देखो थर्मामीटर का यूज करेंगे तो आप उस वस्तु से उस थर्मामीटर को टच करेंगे, जैसे भी आपका तापमान चेक करना है, डॉक्टर जो तापमापी होती है, आपका टेम्परेचर जब चेक करती है मान लो, तो वो आपको टच करता है को नहीं करता है ना, वो टच करके आपको, लेकिन ये बिना टच के दूर से माप लेगा। बोले जो कैसे, क्योंकि जब भी आपको मैंने एक फंडा समझाया होगा याद हो तो, जैसे ही 800 प्लस किसी का टेम्परेचर होता है, 100 डिग्री प्लस टेम्परेचर होता है, मान लो 900 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है, तो वस्तु का 800 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होते हुए वो क्या करती है, ऑप्टिकल रेडिएशन, ऑप्टिकल, ये नाम ही देखो, ऑप्टिकल रेडिएशन, रेडिएशन, ठीक है ना, उत्सर्जित करना स्टार्ट कर देती है। आप कहो क्या करते हैं, उत्सर्जित, ठीक है। बोलो जी क्या, तो आपने पढ़ा होगा बल्ब के अंदर, बल्ब पढ़ाया था मैंने वहां पे, तो यानी प्रकाशीय विकिरण, विकिरण का उत्सर्जन करती है,
रिलीज करना स्टार्ट कर देती है ना। 800 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा किसी वस्तु का हो जाए तो उससे क्या है, रेडिएशन निकलना शुरू हो जाता है जी, प्रकाशीय रेडिएशन, यानी वो उष्मा के साथ साथ, जैसे सूर्य है, सूर्य का टेम्परेचर कितना है, 800 डिग्री से ज्यादा है, तो वो क्या है, प्रकाश दे रहा है या नहीं दे रहा। बल्ब का टेम्परेचर क्या है, 800 डिग्री से ज्यादा है, तो वो आपको प्रकाश दे रहा है नहीं दे रहा। यानी वो टेम्परेचर मापना है आपको जो प्रकाश दे, ठीक है ना। यानी जब भी 800 डिग्री से ऊपर कोई वस्तु का टेम्परेचर आप पहुंचा दो तो वो किस में बदल जाता है, फिर उष्मा प्रकाश में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, उष्मा प्रकाश में। यानी वहां प्रकाश, ये विकिरण पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो विकिरण को देख के, यानी दूर से ऐसे देखेंगे, दूर से वो क्या कर लेंगे, टेम्परेचर को माप लेंगे। विकिरण के माध्यम से मापता है ये, टोटली विकिरण पे क्या है, निर्धारित है ये, ठीक है। तो प्रकाश से विकिरण उत्सर्जित करता है, और ठीक है, इससे क्या मापा जाता है, जैसे सूर्य का तापमान मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, विकिरण पर आधारित होता है। दूर से ही माप लेंगे अपन, सूर्य का पृथ्वी से माप लेंगे, आधारित होता है, ठीक है। एक बात तो ये टोटली विकिरण पे आधारित होता है, ठीक है। जैसे सूर्य का तापमान मापना है, सूर्य का, तारों का तापमान किससे मापा जाता है, तारों का, अब तारों का तापमान मापना है मान लो, ठीक है। या उसमें भट्टी जो होती है, ठीक है, उसमें भट्टी, भट्टी का तापमान मापना है तो किसका यूज करेंगे, जैसे आपका रिएक्टर जो होता है, ठीक है, उसका तापमान मापना है आपको, ठीक है ना। तो इसका तापमान, न्यूक्लियर भट्टी का तापमान, ठीक है, लिख लो, नाभिकीय भट्टी का तापमान। तो ये तापमान क्या होते हैं, बहुत ज्यादा तापमान होते हैं, जिनको मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, उसकी रेडिएशन जो निकल रही है उनको मेजर करके हम पता लगा लेते हैं इतना तापमान है। तो पायरोमीटर टोटली, ठीक है ना, रेडिएशन पर डिपेंड है, और 800 प्लस टेम्परेचर को मापता है, उससे नीचे का नहीं मापता, ठीक है ना। रेडिएशन क्योंकि 800 प्लस टेम्परेचर हो जाता है तो उससे प्रकाशीय विकिरण निकलना शुरू हो जाते हैं, उसमें प्रकाश में बदलना, और उस रेडिएशन को माप के मेजर करके हम क्या कर लेते हैं, प्रकाश उसके अंदर क्या कर लेते हैं, पता लगाते हैं भी इसका कितना टेम्परेचर होगा दूर से ही, क्योंकि इतने के नीचे जाओ तो पिघल जाओगे भाई। आग 100 डिग्री होती है मान लो, वो ही पिघला देती है अपने को। तो ये तो 800 डिग्री है, इसके तो बहुत दूर रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बहुत दूर रहना पड़ेगा, सूर्य के नजदीक जा पाओगे क्या, कोई पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा ना, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो ये पायरोमीटर का है, पायरोमीटर पायरोमीटर पायरोमीटर। कई बार इतना आपसे ये भी पूछा जा सकता है, कायरोमीटर एक बुक में दिया हुआ था लेकिन मैंने इसको शोध किया था, नहीं मिला, ठीक है ना। कायरोमीटर निम्न तापमान को मापने के लिए, अति निम्न भी अति उच्च तापमान को मापना है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा हाई टेम्परेचर को मापना है तो आपको ये चाहिए पायरोमीटर। और लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, यानी अति निम्न तापमान को माइनस में मापना है, ठीक है ना, अति निम्न तापमान को मापने के लिए आ जाए तो लिख देना, मापने, कायर है, कायर कम टेम्परेचर को मापते हैं ना, प्रयोग किया जाता है, क्लियर है। उसमें भट्टी, सूर्य का तापमान विकिरण पर आधारित, यानी विकिरण के द्वारा मापने वाले मीटर को पायरोमीटर कहते हैं, ठीक है ना। उच्च तापमापी भी कह देते हैं कई बार, ऑप्टिकल रेडिएशन थर्मामीटर भी कह देते हैं, ठीक है। तो यही है, वो यही है, देखो इसको ध्यान से, आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। रफ्ता रफ्ता तेरा बेगाना तेरा हुआ, ला ना 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 ना। ठीक है, ये हो गया। एक आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, डॉक्टर तापमापी, डॉक्टर थर्मामीटर, यानी डॉक्टर जो यूज करते हैं तापमापी, उसमें कहाँ से कहाँ तक अंकित होता है, तो वहां से 95 डिग्री फारेनहाइट से
115 डिग्री फ़ारेनहाइट तक डिपेंड होता है। कहीं भी आपको कहीं मिल जाए तो 95 से फ़ारेनहाइट से लेकर 110 फ़ारेनहाइट तक डिपेंड होता है। तो दोनों कई बार लिखे मिल जाते हैं, तो आप दोनों के ऑप्शन के हिसाब से चले जाना, ठीक है ना। क्लियर है। डॉक्टरी तापमापी, डॉक्टरी तापमान, डॉक्टर जो तापमापी लेके आता है ना, उस पे कौन कितना लिखा होता है, तो 95 से लेकर फ़ारेनहाइट से 115 फ़ारेनहाइट, ठीक है, और 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट भी कहीं आपको मिलता है। क्लियर है, ये भी लिख लेना। और कुछ लिखोगे क्या? चलो इतना तो लिख ही लो यार, ठीक है। मानव तापमान कितना होता है? मानव तापमान, मानव का तापमान यानी टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर सामान्यतः कितना होता है? ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन, ठीक है, 29.6 रोमर, ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट। ये जगह खाली थी, बस मेरे को अच्छा नहीं लगता भाई। फ़ारेनहाइट 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। 100 है तो इसका मतलब टेम्परेचर आपका बढ़ा हुआ है, आपको बुखार है। 98.6 है, 97 98 के करीब है, तो टेम्परेचर सही है। रोमर में मापे तो 29.6, केल्विन में मापे 310, 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसके तापमाप मापने के पैमाने कौन से है वो ज्ञात करेंगे, ठीक है। पैमाने भी लिख दूंगा यहाँ पे, लो इसको छोटा कर लो भाई फिर। ठीक है, टेम्परेचर स्केल या पैमाने, ठीक है। सेल्सियस, सेल्सियस में माप सकते हैं इसको, ठीक है। केल्विन भी माप सकते हैं इसको। रोमर पैमाना भी है इसके लिए, एक मापने के लिए रोमर पैमाना भी है, ठीक है। और एक आपका फ़ारेनहाइट, ये भी पैमाना। सेल्सियस को हम डिग्री सेल्सियस से लिखते हैं, केल्विन को डिग्री नहीं लिखा जाता, रोमर को डिग्री आर लिखते हैं, और फ़ारेनहाइट को डिग्री फ़ारेनहाइट लिखते हैं, ठीक है। तो तापमान को मापने की इकाई जो है वो सेल्सियस भी है, केल्विन भी है, रोमर भी है, फ़ारेनहाइट भी है। और इसको मापने के पैमाने हैं जो वो किस पे है, अगर पैमाने में सेल्सियस दिखाता है वो, तो सेल्सियस पैमाना बोलेंगे। अगर वो केल्विन में दिखाता है तो केल्विन पैमाना बोलेंगे। अगर वो टेम्परेचर को रोमर में दिखाता है तो रोमर पैमाना बोलेंगे। अगर वो फ़ारेनहाइट में दिखाता है तो हम फ़ारेनहाइट पैमाना बोलेंगे। तो स्केल है जो दर्शाते हैं अलग अलग, ठीक है। टेम्परेचर क्या है? एक ऐसा यानी उष्मा का पता लगाता है जो कितनी उष्मा है, या ठंडा गर्म बताता है, या टेम्परेचर वो एक गुण है जो उष्मा का दिशा निर्धारित करता है, ठीक है ना। पायरोमीटर कायरोमीटर पढ़ लिया आपने, थर्मामीटर पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ठीक है। क्लियर है। थोड़ा सा और पढ़ते हैं फिर, और क्वेश्चन करते हैं फिर आप लंबे चौड़े, ठीक है। यानी दो शब्द यहां समझ लो, बाकी आगे समझेंगे। एक होता है कवथनाक बिंदु, कवथनाक, ठीक है, बिंदु, यानी इसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। फ्रीजिंग, बॉइलिंग सब पढ़ेंगे। एक को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु। गलना मतलब गल गई है कोई चीज, तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट समान होते हैं, ठीक है ना। और कौन कौन से समान होते हैं? झरने के। यानी जिस पर जल, जल को ही आधार मानते हैं, जिस तापमान पर जल उबलना शुरू कर दे, तापमान पर जल उबलना, बॉइलिंग करना, उबलना शुरू कर दे, हो जाए, यानी जैसे आप 100 डिग्री सेल्सियस जिसको मानते हो नॉर्मली सी, यानी जिस पर जल उबलना शुरू कर दे, यानी जिस तापमान पे जल खलबला उठे,
बुलबुले उठने लगे उसमें से, तो उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, यानी बॉईल हो गया, यानी उबलना शुरू हो गया, ठीक है ना। जिस पे बॉईल होना शुरू हो जाए उस टेम्परेचर को हम, या जिस टेम्परेचर के बाद जल का वाष्प बनना स्टार्ट हो जाए उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और जिस पर बर्फ पिघलना शुरू कर दे, जिस पर बर्फ पिघलना शुरू कर दे, बर्फ पिघलना शुरू कर दे, या बर्फ, पानी की बर्फ जमना शुरू कर दे, वही सेम ही है। बर्फ क्या हो, मेल्ट होनी शुरू, पिघलना शुरू कर दे, जिस तापमान पर कर दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं रे, यानी 0 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है, पिघलना शुरू कर देती है। क्या कर देती है, पिघलना। आपने कभी सोचा हो, ठीक है ना, सोचा हो भी 4 डिग्री तक टेम्परेचर जो होता है ना, यानी 0 डिग्री पे पानी दोनों स्थिति में पाया जाता है, बर्फ भी हो सकता है और क्या हो सकता है, जल, क्या हो सकता है, 0 डिग्री पे पानी ठोस भी हो सकता है और तरल भी हो सकता है, यानी बर्फ भी हो सकती है और पानी पानी हो सकता है, ठीक है ना। तो लिक्विड फॉर्म में भी 0 डिग्री होता है और किस में होता है, सॉलिड फॉर्म में भी जल जो होता है वो क्या है, कितना डिग्री होता है, तो आपको पता है, यानी 100 डिग्री पे जल गैस भी हो सकता है और तरल भी हो सकता है। तो जल के बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाएगी और बहुत बढ़िया चीज़ें हैं जो आपको ऐसे समझाएंगे, मजा आ जाएगा। अगर ये बात है तो जल को आधार मान के कुछ पैमाने तैयार किए गए, ठीक है ना, पैमाने तैयार किए गए। मान लो एक पैमाना ये तैयार किया गया, ठीक है, ऐसे लिख दूं क्या, ठीक है। एक पैमाना है सेल्सियस, कौन सा पैमाना है, सारे थोड़े से अच्छे से लिखेंगे क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आया था लाइन मेन में, सेल्सियस, ठीक है ना, पैमाना। सेल्सियस पैमाने को हम सी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सी, ठीक है। सी तो आप और किसी को भी लिखते हो, सेल्सियस पैमाना, ठीक है। इसमें दो चीजें आधार मानी गई है, बोले जी क्या, पानी को आधार माना गया, मान लो पानी, यानी जिस पर सेल्सियस डिग्री, डिग्री सेल्सियस, सी सेंटीग्रेड भी बोलते थे इसको पहले, अब सेल्सियस बोलते हैं। देखो अगर पानी क्या हो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी जिस टेम्परेचर पर, यानी सेल्सियस के जिस टेम्परेचर पर पानी किसके रूप में पाया जाए, बर्फ के रूप में पाया जाए, ठीक है ना, तो उसको हम, यानी उसका गलनांक बिंदु 0 हो जिस स्केल के अंदर, और जिसका, यानी जिसमें वो गर्म हो जाए या वाष्प बनना स्टार्ट हो जाए, या चलो जल का, जल को हम क्या मानेंगे, आधार मानेंगे, पैमाने जल के आधार पे, यानी जल का क्वथनांक बिंदु, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, ठीक है, और क्वथनांक मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उसको आधार मान लिया। यानी जिस पर जल मेल्ट होना शुरू हो जाए 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में, और जिस पर उबलना शुरू हो जाए 100 डिग्री सेल्सियस। देखो आपको कंपेयर करके एक बढ़िया सी चीज़ बताऊंगा, एक बार थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ आप। एक पैमाना तो ये है, दूसरा पैमाना है यहां से शुरू हुआ यहां तक गया, विस्तार तो एक जैसा है, यानी जल बॉयल होना शुरू हो गया, वो होता है उसका 373.15 केल्विन, और जिस पर जल जमना शुरू हो जाए 373.15 केल्विन। यानी अगर आपसे पूछे केल्विन पैमाना जो है, 4 पैमाने बताए मैंने, कौन से, सेल्सियस, केल्विन, ठीक है ना, रोमर और आपका फारेनहाइट। यानी जिस टेम्परेचर पे, यानी केल्विन अगर 273.15 दिखा रहा है तो यानी वो जल का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। यानी वो अगर 373.15 दिखा रहा है तो वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। यानी जल को आधार मान के, यानी केल्विन पे मानने के अंदर जल का क्वथनांक बिंदु क्या है, तो आप कहोगे 373.15 केल्विन, डिग्री नहीं लगाओगे यहाँ, 273.15 केल्विन क्या है, कौन सा है, केल्विन पैमाने में जल का गलनांक बिंदु कौन सा है, तो आप कहोगे 273.15। ये 273 से स्टार्ट होता है, 373 पे खत्म होता है, ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, 100 पे खत्म होता है। यानी बॉइलिंग पॉइंट को ही हम क्या मानेंगे, यानी किसके बीच का अंतर है, यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में कितना अंतर है, बोलो जी यहाँ पे तो 100 का अंतर है, ठीक है, और यहाँ पे भी कितना अंतर है, देखो 100 का। यानी आपको एक पे, इसमें एक जोड़ दो, इसमें दो, दो जोड़ते जाओ, यानी ये सेम फंडा हो गया, ठीक है। अब आते हैं फारेनहाइट पे, यानी जिस पर फारेनहाइट पैमाना तापमान दिखाए, बॉइलिंग पॉइंट क्या है जल का, तो उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट होता है 200 डिग्री फारेनहाइट,
और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, फाइनाइट। यानी अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने फार्मूले बनाए, किसी को आधार बना के, ठीक है। यानी 0 डिग्री के बराबर कितने डिग्री है, 32 डिग्री फाइनाइट। 0 डिग्री के बराबर कितना है, 273.15 केल्विन। तो फाइनाइट में मेल्टिंग पॉइंट होता है जल का, वो क्या होता है, 32 डिग्री फाइनाइट होता है। डॉक्टर आपको कभी भी कहता है भी आपका तापमान 100 है, अगर आपका साथ तापमान 100, वो फाइनाइट वगैरह नहीं बताता, ठीक है ना। अगर वो कह दे भाई आपका 100 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब आप उबलना स्टार्ट हो जाओगे, वहां पे आपके बुलबुले उठ रहे होंगे, पचक 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 हो रही होगी, है ना, ठीक है ना, बुलबुले आ रहे हैं। 100 डिग्री होता है जब लास्ट में शमशान भूमि में जाते हैं ना, तब अपना डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो उस समय 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बाकी तो 100 चला जाए अपना डिग्री सेल्सियस में तो अपने पटाखे उड़ जाएंगे। यानी अपना 39-40 टेम्परेचर भी चला जाए ना शरीर के अंदर का, तो भी हम कार्रवाई बैठनी शुरू हो जाएगी, सहन नहीं कर पाएंगे भाई। दिखाएंगे आपको, बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। देखो केल्विन में ये होता है, वो बता रहा है फाइन आर्ट, आपको क्या बता रहा है, फाइन आर्ट, भी कितना फाइन आर्ट टेम्परेचर है आपका, ठीक है ना। क्योंकि 95 से लेकर 110 या 115 तक क्या होती है, डॉक्टरी तापमान में अंकित होते हैं। 95 से नीचे तो दिखाता ही नहीं है। तो 32 से लेकर 212 बताएंगे। इसके अंदर तो फर्क भी बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है ना, 180 का फर्क हो गया। यानी 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर 1.8 है, ये 1 डिग्री बढ़ेगा तो ये 1.8 बढ़ेगा, ठीक है ना। यानी इसमें कितना बढ़ाना है आपको, मान लो मैं कह दूं 25 बढ़ाना है, तो 25 को 1.8 से गुणा करो और 32 में जोड़ दो, इसका आंसर आ जाएगा। जोड़ेंगे, सब कुछ जोड़ेंगे, ठीक है। एक होता है रोमर, यानी जिसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट तो 80 है, और स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से, यानी 80 आर। ये रोमर वैज्ञानिक है, सारे वैज्ञानिक है, फाइनाइट भी वैज्ञानिक है, केल्विन भी वैज्ञानिक है, सेल्सियस भी वैज्ञानिक है, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, 0 डिग्री से स्टार्ट होता है 100 तक, यानी इसके बीच का अंतर कितना है, 180 डिग्री का अंतर है जी। और इसके बीच का अंतर क्या है, 80 डिग्री का अंतर है। बात आई समझ में क्या, ठीक है। यानी पैमाने तैयार किए गए जल का क्या मानकर, क्वथनांक बिंदु मानकर और गलनांक बिंदु को ध्यान में रखते हुए। यानी जिस पर स्टार्ट कहां से होते हैं, वहां से होते हैं सारे पैमाने, जहां पर जल का क्या है, गलनांक बिंदु है। अपने अपने पैमानों का अलग अलग स्टार्ट होते हैं, वो शुरू होते हैं। मान लो 0 डिग्री से शुरू हो रहा है, तो ये बहुत पुराना पैमाना है, जो यानी जल अगर जहां पर जमना या पिघलना शुरू हो जाता है, बर्फ जमनी शुरू हो जाती है या पिघलनी शुरू हो जाती है, वहां से लेकर जहां तक जल उबलता है वहां तक का तापमान 273 से 373, 32 से इतना, 0 से 80 हो जाएगा। फंडा क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये हो गया, ठीक। इसको थोड़ा सा और अच्छा समझे, यानी अंतर देखो, बोलो जी देख तो लिया, ठीक है ना। यानी आपको बात आई सेल्सियस की, कौन सा पैमाना, सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस स्केल जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होकर 100 तक जाता है। यानी लिख देता हूं मैं, जिस पैमाने में जल का गलनांक 0 होता है, गलनांक बिंदु क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, और जिसमें जल का क्वथनांक पूछा जाएगा आपसे 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी इसमें शुरू से लेकर 0 से लेकर 100, यानी लास्ट के अंतर क्या होता है, तो 100 का अंतर होता है, 100 का अंतर होता है। पैमाने में कितने आंकड़े हैं, 100 आंकड़े हैं, ठीक है ना। ये भी लिख लेना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल आएंगे, यहाँ से आना ही न्यूमेरिकल है, ठीक है। लेकिन वो न्यूमेरिकल नहीं है, छोटा सा। आप लिख लो फाइन आर्ट, फारन, ठीक है। पैमाना, तो ये पैमाना कहाँ से कहाँ होता है, पहली बात तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ये कहाँ से शुरू होता है, 32 से शुरू होता है और कहाँ जाता है, 212 डिग्री फारेनहाइट तक जाता है। यानी इसके अंदर जल का गलनांक बिंदु क्या है, तो गल का गलनांक, ये क्वेश्चन है सीधा सीधा, नहीं तो लिखाता ही नहीं, 32 डिग्री फारेनहाइट है। और यहाँ पर जल का क्वथनांक कितना है, क्वथनांक कितना है, तो आप कहोगे जी 212। यानी सीधा सीधा आप कहो तो इसका बीच का अंतर कितना है, 180, ठीक है ना, कितना है, 180।
हर घटा के देख लो, 212 माइनस 32, यानी इसका अंतर कितना है, 180 अंतर है। ठीक है, बोले क्लियर। अगला पैमाना है आपका रोमर, रोमर पैमाना, पूछ ले तो बता देना। यानी जो जीरो से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, 80 डिग्री तक जाता है, रोमर तक। ठीक है, यानी जिसमें जल का क्वथनांक बिंदु जो है, क्वथनांक बिंदु जो है, गलनांक बिंदु जो है, यानी जिस पर गल जाती है बर्फ, उसको कहते हैं 0 डिग्री रोमर। और जिस पर जल क्या बन जाता है, वाष्प बनना शुरू हो जाए, यानी क्वथनांक, क्वथनांक बिंदु कितना है, 80 डिग्री। यानी इस दोनों का अंतर कितना है, 80 डिग्री रोमर का अंतर होता है, हो जाएगा। 80 डिग्री रोमर का क्या होता है, अंतर होता है। एक आता है केल्विन पैमाना, क्या आता है, केल्विन पैमाना। ठीक है, कौन सा पैमाना, केल्विन पैमाना, केल्विन पैमाना। रुक जाओ 5 मिनट, 5-7 मिनट की क्लास है। तुमने रोटी तो कौन खाऊंगा भाई, अब तक क्लास 1.5-2 घंटा की कम से कम सेकंड हो जाए। 10 बजे तक मान लेते हैं क्लास, 10 बजे तक लेते हैं। ठीक है, तो केल्विन पैमाना क्या होता है, तो केल्विन क्या होता है, 273 डिग्री 15 से लेकर 373.15 डिग्री नहीं होता ये, ठीक है ना, केल्विन तक जाता है। यानी कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए 15 लिखा नहीं, 273 373 या आमतौर पर लिखा मिलता है। यानी इसके अंदर जल का क्वथनांक कितना होता है, गलनांक कितना होता है, तो जल का गलनांक जो होता है वो होता है जी 273.15 केल्विन, ठीक है ना। और जल का क्वथनांक कितना होता है, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट जो जल का होता है वो होता है 373.15 केल्विन। अंतर इसका भी 100 होता है, अंतर क्या होता है, 100 होता है इसका अंतर, ठीक है ना, 100 अंतर होता है। ठीक है, क्लियर है। यानी हमें अंतर पता चल गया, स्टार्ट कहाँ से होता है, खत्म कहाँ पे होता है, और उनका अंतर हमें पता चल गया। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा भी, इतना डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना, जिस प्रकार मैंने एक लिखाया आपको, ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस है। देखो 37 डिग्री 310 केल्विन 29.6 रोमर, आपसे कहते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस पैमाना दिखा रहा है किसी का टेम्परेचर, तो केल्विन वो कितना टेम्परेचर दिखाएगा, उसी टेम्परेचर को केल्विन में दर्शाया जाए तो कितना लिखोगे। या वो कहते हैं केल्विन के अंदर इतना टेम्परेचर है, तो सेल्सियस में उसका पैमाने में टेम्परेचर कितना डिग्री दिखाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। और जो लाइनमैन का पिछले वाला 1307 वाला उठा के देख लें, कहाँ से ले हो पेपर, पेपर को यहाँ आएगा पेपर ऊपर आयो। हाँ? कितना बारी बताऊँ, कितना बारी बतायो तो दिन का आचूंगा क्या दिक्कत, शाम ने बंदोरे तो
शाम नहीं होएगा बंदूरों को, शाम नहीं होएगा। चल कोई ना, क्लास लगाना लग रही है, क्लास छोड़ दूं के करो नहीं। तो इसका क्या है, हमें अंतर पता है ना, ठीक है ना, इसका अंतर हमें पता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सोल्व कर सकते। देखो कुछ भी नहीं है, सेल्सियस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बोलो जी 0 से, कहाँ पर ख़त्म हो रहा है 100 पे, ठीक है। और अंतर कितना है, बोलो जी 100 का। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बोलो जी 32 से, कहाँ पर ख़त्म हो रहा है 212 से, बोलो जी अंतर कितना है, बोलो 180 का, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, ख़त्म कहाँ हो रहा है 80 पर, ठीक है, अंतर कितना है 80 का। केल्विन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 273 से, ख़त्म कहाँ हो रहा है 373 पे, अंतर कितना है 100 का। बस एक फार्मूला याद करो, बाकी सारी चीज़ें कल पढ़ेंगे, आप इसके क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। इतनी ज़्यादा लंबी क्लासें देनी आपके लिए ठीक नहीं है। सेल्सियस जो है, अगर सेल्सियस दोनों सारी चीज़ें बराबर करता हूँ, सेल्सियस है सी माइनस कम से कम यानी 0, अंतर कितना है 100 का। दिक्कत फाइन आर्ट यानी एफ, कितना फाइन आर्ट दिया है, ठीक है, माइनस कितना, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 32 से, बटे में अंतर कितना है 180, बराबर में कितना, किस कौन, रोमर, रोमर यानी आर, कितना दिया हुआ है, माइनस में कम से कम, बटे में 80 अंतर, ठीक है। केल्विन यानी केल्विन, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 273 से, बटे में क्या है अंतर 100, क्लियर है। तो आपसे मान लो क्या पूछेगा, तो एक छोटा सा मैं कह दूं 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, किसी का टेम्परेचर है, यानी मानव शरीर का टेम्परेचर, एग्जांपल देता हूँ, मानव का टेम्परेचर 37 डिग्री है, तो आप फाइन आर्ट में बताओ, लेकिन आपको बदल के बताना है, फाइन आर्ट में बताओ कितना होगा, ये पूछेगा। वो कह देगा 37 डिग्री है, केल्विन में बताओ 37 डिग्री इसमें बताओ, तो आप आराम से बता सकते हो इस फार्मूले से। मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन लो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। सी यानी सी कितना दिया है जी, सी दिया है, यानी फार्मूला क्या लगेगा, सी माइनस 0 बटे में क्या है 100, बराबर में क्या है एफ माइनस में 32 बटे में कितना है 180, यानी सी कितना दिया हुआ है, इस फार्मूले को यहाँ से उठा के सी में क्या करना है 37 डिग्री, मैं थोड़ा काट पीट के इसको करता तो और आ जाता 37, माइनस में कितना है 0, सीधा सीधा पता चल जाएगा धीरे धीरे आपको, बटे में कितना है अंतर 100, बराबर में क्या निकालना है हमें फाइन आर्ट को एफ, माइनस कितना है 32, ठीक है ना, और 180, ये तो निकालना है, ठीक है। अब एफ आ जाएगा क्योंकि बाकी सारी चीज़ें गिवन है, तो हमें निकालना क्या है, ठीक है ना, फाइंड आउट क्या करना है एफ। तो हमें क्या करना है, 0 से 0 कैंसिल आउट, कोई दिक्कत है, नीचे का नीचे कट जाता है, 2 5 10, 2 नीम है 18, कोई दिक्कत, 0 में ये जाएगा तो ये क्या बच जाएगा, बताओ 0 जाने के बाद क्या बच जाएगा 37 का 37, ठीक है ना, क्या बच जाएगा 37, यानी 37/5 आपके पास आ गया, यानी ये क्या आ गया 37 बटे क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। 9 इधर लेके चला जाऊं तो 9 गुना हो जाएगा इससे, बोले हाँ जी, बराबर क्या आ गया एफ, 1 2 ऐसे करने पड़ेंगे 32, एफ क्या हो गया 32। अब मैं अगर इसको गुणा करूं तो ठीक है, नहीं गुणा ना करूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं, क्या क्या कर सकता हूं बताओ, इसकी गुणा कर लूं तो आ जाएगा 9 63, 9 27 और 6 33, 9 63, 9 27 और 6 33 बटे में 5, ठीक है। और इसको मैं यहाँ ला के क्या कर सकता हूँ प्लस 32 कर सकता हूँ, क्या बोलो जी हाँ जी, बराबर क्या आ जाएगा एफ आ जाएगा। अब जोड़ो इसको, ठीक है ना, इसको करो तो 5 छिक्का 30, 5 छिके 30, फिर 5 छिके 30, फिर दशमलव आ जाएगी, फिर 5 छिका 30 और प्लस में क्या आ जाएगा 32, बताओ 3 9 6 6 और 2 8, 6 और 3 9, 98.6, यानी 37 डिग्री किसके बराबर हो गया 98.6 फाइन आर्ट के। इस प्रकार से निकालना है, ठीक है। इस कमेंट के अंदर आप बताओगे मेरे को, ठीक है।
40 डिग्री फ़ारेनहाइट किसी का तापमान है, किसी वस्तु का तापमान है, का तापमान है। देखते हैं कितना कितना दम है आप में यहाँ फान। तो डिग्री सेल्सियस में उसका तापमान होगा, ठीक है, यानी 40 फ़ारेनहाइट को सीधा सीधा डिग्री सेल्सियस में बदलना है। बदल के कमेंट कर देना, अगली वीडियो में समझा दूंगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। ये बातें याद रखनी है। सेल्सियस में है, 0 से है, छोटा भी कर सकते हो, 5 9 कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे ऐसे काट लो, 2 2 से सब काटते जाओ, जितने कटे बराबर कर लो, ये भी कर लो। केल्विन के अंदर सीधा सीधा है, कुछ नहीं है, बस 273 जोड़ना है आपको। क्या करना है, 273। मैं कह दूँ 20, मैं कह दूँ मैं 37 डिग्री क्या है, सेल्सियस है टेम्परेचर मानव का। तो आप बताओ, बोलो जी 273 जोड़ देंगे, 310 हो गया। तो यानी ये तो जोड़ना ही है, ठीक है ना, ये तो जोड़ना है। फंडा यहाँ फंसता है तो पूछेगा यहाँ पे, ठीक है ना। 37 मानव का है, 273 केल्विन कितना हो जाएगा, 310 केल्विन। यानी ये क्योंकि 100 कट जाएगा, ठीक है, कटेगा बटेगा कल देखेंगे, है ना। सब कुछ ये याद कर लेना, दोहराना, ताकि इसलिए छोड़ा यहाँ पे मैंने, ताकि आप दोहरा लोगे, कल इसके क्वेश्चन कर लेंगे सारे के सारे जितने भी है, डिग्री सेल्सियस वगैरह वगैरह के, सब कुछ फंडा क्लियर हो जाएगा। वाजिब, ठीक है। प्रैक्टिस करना है तो आ जाइए बेटर इन रोल पे, हम करते हैं दंगा 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 वहाँ पे, और सब आपका हो जाएगा चंगा चंगा चंगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से, इसी तरीके से लगे रहिए, जुटे रहिए, पूरा दिन रात कर दीजिए। लास्ट मौका मान के चलिए, उसके बाद मौके आएंगे तो पता नहीं कब आएंगे, सरकार बदलेगी, सारा कुछ, ठीक है। तो प्रैक्टिस भी करिए पूरी की पूरी। एमसीक्यू करने हैं तो बेटर इन रोल डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर पढ़िए, सब डेली क्लासें हैं, ठीक है। जितना भी हो सके छुट्टी वुट्टी लेके हम पूरा करवा देंगे, टाइम टू टाइम, टेंशन ले लो, सिलेबस सारा पूरा हो जाएगा उससे पहले, एग्जाम से पहले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। कमेंट लाइक आपकी मर्जी की, ठीक है। जय हिंद।